तो आज बिहार का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज बजट पेश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जब बढ़ते बिहार का बजट सबके सामने होगा, उम्मीदों का बजट होगा ये। तो बड़ी खबर, आज पेश होगा बिहार का बजट। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट को पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है जब बजट को पेश किया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद पहली बार अपना बजट पेश करेंगे। महिलाओं कारोबारियों को बजट से खास उम्मीदें भी हैं। तो दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है बजट पेश करने का। और आज थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करने वाले हैं। तारकिशोर प्रसाद पहली बार बजट पेश करेंगे और महिलाओं कारोबारियों को इस बजट से खास उम्मीदें भी हैं। और पिछली बार की तुलना में इस बार बिहार सरकार का बजट कई मायनों में अलग होगा। आय व्यय के ब्यौरे पर कोरोना के खतरे की चुनौतियों का साया तो रहेगा ही, तो वहीं रोजगार सृजन के उपायों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संभालने और आगे बढ़ाने की कवायद भी दिखेगी। ऐसे में इस बार के बजट में आम लोगों को तात्कालिक तौर पर संतुष्ट करने से ज्यादा जोर जो है उनकी बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान पर रहेगा। इस प्रयास में कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार बिहार का बजट 2.11 लाख करोड़ रुपए का था। और देखिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा, ये जानने के लिए कैसा होगा यह बजट, उम्मीदों का भरोसा होगा, उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। हमारे पास एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। केपीएस केसरी हमारे साथ जुड़े पूर्व चैंबर अध्यक्ष हैं और रामलाल खेतान है प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन के। डॉक्टर डीएन झा है अर्थशास्त्री, राजीव मिश्रा है अर्थशास्त्री। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले केपीएस केसरी साहब आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? क्या उम्मीदें आम जनता की है और सरकार पर कितना दबाव होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर तो दबाव बहुत ही होगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स जो बाहर से आए हैं और उससे जो रोज़गार की समस्या पैदा हुई है वो सरकार के दिमाग में खटक रही होगी और उसके लिए कुछ न कुछ उपाय सोचने की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि सरकार बहुत कुछ शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि रोज़गार का सृजन मेरे समझ से उद्योगों के माध्यम से होनी है और उद्योग एक दिन में नहीं लगने वाला है। कृषि में रोज़गार अगर ऐसा संभव रहता तो लोग बाहर ही क्यों जाते। तो ये परेशानी रहेगी सरकार के सामने, ये विचित्र स्थिति कुछ रहेगी, लेकिन कुछ न कुछ कोशिश होगी। और मैं समझता हूँ स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा खर्चे बजट का प्रावधान जरूर बढ़ेगा और बजट के आकार कोई बहुत बड़े होंगे ऐसी संभावना नहीं दिखती है। 2.11 लाख करोड़ की बजट थी, तो हो सकता है कोई 2-4-5 हज़ार करोड़ और बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है। डॉक्टर डीएन झा आपके पास आना चाहूंगा। उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है। आम लोग और बिहार की जनता बेहद उम्मीदों भरे निगाह से सरकार की ओर देख रही है। कोरोना काल भी है, कितनी उम्मीदों पर खरे उतरेगी सरकार? अपेक्षाएं बहुत होती हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसा अभी वक्ता से आपने सुना कि रोजगार सृजन करना इतना आसान काम नहीं होगा। उनकी मान्यता है कि उद्योग क्षेत्र ही रोजगार दे सकती है। ऐसा हम नहीं समझते हैं। उद्योग क्षेत्र ही केवल रोजगार सृजन कर सकती है। तीनों क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र अभी जो स्थिति है बिहार की, उसमें सबसे अधिक ग्रो करने की संभावना 21-22 में सेवा क्षेत्र का ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि सेवा का क्षेत्र अपेक्षित रूप से अधिक बढ़ेगा। रोजगार सृजन हो कैसे सकता है? रोजगार सृजन होगा विनियोग के बढ़ने से। अब किस किस क्षेत्र में संभावनाएं बन सकती हैं रोजगार विनियोग को बढ़ाने का? विनियोग बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो जितनी अपेक्षाएं होती है सारा का सारा तो पूरा होना संभव नहीं है, लेकिन एक आशा की किरण जरूर है। सरकार से जो चुनाव आए थे उस चुनाव के समय में जो विपक्षी दलों ने जितनी प्रहारें की थी, जो परेशानियां भी थी, उन सारी बातों को देखते हुए सरकार को कुछ न कुछ प्रयास अलग से जरूर करना होगा। एक बातें जरूर थी कि पहले जो सरकार में पद रिक्त है उसको भरा जाए, उससे भी थोड़ा बहुत बेरोजगारी की समस्या, जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्याएं दूर होगी। विनियोग का माहौल बनेगा जरूर।
तो उसमें कहीं न कहीं विनियोग बढ़ेगा तो रोजगार कुछ न कुछ क्रिएट हो सकता है, ये तो समय बताएगा। तीसरी बात जो हम सबसे महत्वपूर्ण हमको दिखाई पड़ रही है कि अर्थव्यवस्था में जो एक स्लैक हुआ है, वैसे बिहार का जो सर्वे देखे होइएगा तो ग्रोथ रेट 10% से अधिक दिखा रहा है, जिस क्षेत्र के कारण यहाँ संभव हो पाया। तो एक ही दिखाई पड़ रहा है कि सेवा का क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन के काम से इन सब कामों में बढ़ोतरी हुई है। तो हम उम्मीद करें, हम जो सबसे अधिक अपेक्षा करेंगे इस बजट से कि आउटले, तो जैसा उन्होंने कहा 2.11 से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी हम देखेंगे। आप कहाँ से पैसा ला सकते हैं? पैसा या तो कर्ज से ले आ सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट भी उसी का एक पार्ट हो सकता है, तो हम कुछ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अभी तत्काल चिंता नहीं करनी चाहिए, राजकोषीय घाटे का विनियोग को बढ़ाने का सारा प्रयास करना चाहिए। थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ सकती है, बढ़े, लेकिन सरकार को सारा प्रयास करनी चाहिए कि कैसे विनियोग बढ़े और विनियोग बढ़ा के एक सकारात्मक पक्ष, एक आधार क्रिएट हो, लोगों में कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़े। और दूसरी जो हम जो एक बात कहना चाहते हैं, आउटले एक इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आउटकम का। अभी जो समस्याएं किसानों की है पूरे देश में कहीं न कहीं किसी रूप में है, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी, जो गांव के रहने वाले लोग हैं या गांव से जिनका संपर्क है, अभी तक उसमें कुछ खास बातें हमको तो दिखाई नहीं पड़ रही है कि किसान का जो एमएसपी है उस पर भी चीज़ें खरीद नहीं हो रही है। एमएसपी आप गारंटी कर भी दें, कानून में ले भी आए, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा किसान को उस कीमत पर अनाज, जो दो बातें, टीनेंट हैं या लैंडलॉर्ड हैं, उनकी जो फसलें हैं उस दाम पर नहीं बिकेंगी तो उनको सही इनकम नहीं होगा। तो ये जो दुगनी आय होने की संभावना वो हमको छीन दिख रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं रामलाल खेतान जी के पास आऊंगा, प्रेसिडेंट हैं बिहार इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन के। रामलाल जी, इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी प्रदेश के लिए, और इंडस्ट्री को लेकर बिहार में जो खाका तैयार किया गया वहां कहीं भी इंडस्ट्री नहीं लग रही है, एक परेशानी है। और अभी सरकार का गठन हुआ है, शहनवाज हुसैन को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दिया गया है। क्या लग रहा है शहनवाज हुसैन के आने के बाद आज के बजट में इंडस्ट्री के लिए अलग से फोकस किया जाएगा? क्या इंडस्ट्री आएंगी? क्या ऐसी व्यवस्थाएं होंगी बजट में? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बात उभर के आई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रोजगार के लिए राज्य के बाहर जाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ उद्योगों की कमी है। उद्योग ही एक एमएसएमई ऐसा प्रक्षेत्र है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता है। और बिहार हमारा 10% आबादी का देश का राज्य है, ये कंज्यूमिंग स्टेट बन के रह गया है। तो यहाँ उद्योगों की अति आवश्यकता है। यहाँ लाखों की संख्या में उद्योग लगवाने होंगे, 20 साल आगे की नीति सोच के बनानी पड़ेगी। और जो हमारे नए उद्योग मंत्री आए हैं, इससे हम जब से ही आए हैं उस दिन से हमारी विचारधारा बदल गई है। हमको लगता है कि बिहार में कुछ न कुछ इस बार ऐसा मिरेकल होगा जिससे लगेगा, सरकार इस बजट से ऐसा कुछ दिखाएगी जिससे लगे लोगों कि हाँ सही में बिहार में उद्योग लगने वाले हैं। और जो पीछे कमियां रह गई हैं उनको भी दूर करके ये दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हाँ हम सही में चाहते हैं कि यहाँ उद्योग धंधे लगें, जो भी यहाँ सामान बने उसकी यहाँ खरीदगी हो। हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई उद्योग धंधों का स्थापित होने में कोई भी कमी होगी। सरकार खाली सोच की कमी है। सरकार अक्सर कहते हैं कि रिसोर्स की कमी है जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री नहीं लगा पाते यहाँ। नहीं, ये सोच की कमी है और जो नीतियां बनती हैं उनका पालन नहीं होता है। उन पालन कराने के लिए उद्यमियों को, व्यापारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया वो सिंगल विंडो दिखता नहीं है। हमको नीतियों का लाभ लेने के लिए हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। तो इन सब कमियों को दूर करके अगर किया जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी तरह की यहाँ बिहार में उद्योग लगने में कमी होगी। आखिर क्या वजह रहेगी कि 15 सालों तक इंडस्ट्री नहीं लग पाई? खेतान साहब, आपसे ये सवाल है मेरा। देखिए, ये सरकार नीति बहुत अच्छी बनाती है। 2011 में जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी वो उस पॉलिसी को बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कहा गया था। उस पॉलिसी के आने के बाद यहाँ लाखों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, लेकिन जो प्रस्तावक आए वो फिर वापस चले गए। तो सरकार को उस पर गहन चिंतन करना चाहिए था कि वो आए और वापस क्यों चले गए, उनको क्या कमी लगी यहाँ पर। उस कमियों को दूर करने से यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि रोजगार में कमी होती।
उद्योगों का बढ़ावा मिलता और यहाँ जो सामान बिहार में उत्पादित होते हैं उनकी खरीद नहीं होती है। हम जिस दिन उत्पादन को खरीद में निश्चित कर देंगे उस दिन यहाँ उद्योगों का जाल बिछ जाएगा। जो भी सरकार सामग्री खरीदती है उसमें कोई सुनिश्चितता नहीं है। सरकार की टर्न बेसिस पर काम दे देती है। वो आदमी बाहर से माल खरीदता है, एकदम सुनिश्चित होना चाहिए कि यहीं से माल खरीदा जाए। और बहुत सारे यहाँ ऐसे कृषि उत्पाद है जो यहाँ से बाहर जाके प्रोसेसिंग होके आते हैं, उनका उद्योग यहाँ लगे। वो तभी होगा जब हम यहाँ उसकी खरीदगी की निश्चितता करें। हमको नहीं लगता है कि कोई कमी इसमें रहेगा उद्योग लगने में अगर सरकार इन नीतियों को सुधार कर दे तो। चलिए, मैं राजीव मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। अर्थशास्त्री हैं आपको क्या लगता है इस बार सबसे ज्यादा फोकस सरकार का किस सेक्टर पर होगा? पिछली बार शिक्षा पर था, लेकिन शिक्षा का जो हाल है वो आप भी समझ रहे हैं। देखिए, इस बार कोविड-19 महामारी के बाद का ये पहला बजट है, इसलिए ये जो बजट होगा ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। और बिहार सरकार के लिए भी इस बार का बजट बनाना बहुत चैलेंजिंग था। अब अगर आप देखेंगे 2020-21 के बजट को तो लगभग 2,11,000 करोड़ का ये बजट था बिहार का, और उसमें जो टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्टेड था वो था लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, 39,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा और 40,000 करोड़ से थोड़ा कम। लेकिन अब जो आकलन आया है वो आकलन ये बता रहा है कि लगभग 24 से 25% टैक्स कलेक्शन कम होगा, यानी टैक्स कलेक्शन लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो जीएसटी कलेक्शन था उसमें भी काफ़ी कमी आई। सारे जितने भी आप क्वार्टर्स को लेंगे सब में, सारे क्वार्टर्स में जीएसटी का कलेक्शन बहुत कम आया। उसके कारण बिहार सरकार ने भारत सरकार से ये डिमांड करा था कि लगभग 11,000 करोड़ के आसपास वो उन्हें अतिरिक्त राशि आवंटित कराए, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ 3,900 करोड़ रुपए आवंटित की, और वो भी सॉफ्ट टर्म लोन के तौर पे। तो इसलिए इस बार की जो स्थिति है, चूंकि पिछली बार शिक्षा पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, बिहार की जो स्थिति है, और अगर हम पिछले बजट को भी देखेंगे तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो लगभग बराबर था, लगभग 50-50 था। जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो कोई बहुत सकारात्मक एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो एक्चुअली विकास का एक्सपेंडिचर होता है, प्लानिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है। इसलिए इस बार जो है आई थिंक के तारकेश्वर जी को एक बहुत ही टाइट रोप पे चलना है, और ये देखना बड़ा, मैं भी बिल्कुल चाहता हूँ कि वो किस मद पे कितना खर्च करेंगे, कितना एक्सपेक्टेड है इस बार टैक्स कलेक्शन एंड ऑल। लेकिन इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि इस बार का जो बजट है बिहार का वो बहुत चैलेंजिंग है, और इस बिहार सरकार को इस बार बहुत ही संभल के चलना होगा, फूक फूक कर चलना होगा। चलिए, मैं केपीएस साहब आपके पास आऊंगा। केपीएस केसरी साहब, आप पूर्व चैम्बर अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर चैम्बर की बात करें तो चैम्बर को क्या लगता है क्या होना चाहिए था इस बार बजट में? आप अपने तरीके से बताएं। अगर व्यवसायी जो हैं उनको अगर कुछ राहत चाहिए तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी मान्यता है कि उद्योगों का जाल बिछना बहुत आवश्यक है, और अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अभी कहा कि जो भी सरकार की पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन समयबद्ध हिसाब से होना चाहिए। समय एक खास समय में, जिस समय में वो कहा जाए उस समय होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर होता है, और आज के दिन जो उद्योगों के ऊपर थोड़ी बहुत, जैसे आप अभी राज्यपाल के अभिभाषण को देखें तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहा गया है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने पर हम मुख्यतः जोड़ देंगे। तो व्यापारियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि विधि व्यवस्था सही बनी रहे, और सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सही मायने में विधि व्यवस्था बनी रह जाती है तो बड़ा अच्छा रहेगा, और जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है उस पॉलिसी का सही एक समयबद्ध कालबद्ध तरीके से अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता जाए, जो भी पॉलिसी बने, तो व्यापारियों को एक सुविधा होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में, और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो लेकिन जो परिस्थितियां हैं 15 साल में, वो परिस्थिति आखिर क्यों तैयार नहीं हो पाई? और अब उद्योग की जैसे डिमांड की जा रही है कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, 15 साल में ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री नहीं लग पाई? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कारण जाएंगे तो इसके इतिहास में जाना होगा,
और बिहार के इस इतिहास को आप देखेंगे तो जब झारखंड और बिहार साथ साथ था तो ये प्लान किया गया था कि उत्तरी बिहार जो आज का बिहार है उसमें खेतीबाड़ी ही होगी, एग्रीकल्चर की प्रधानता रहेगी, प्रमुखता रहेगी। और जो आज का झारखंड है जो पहले दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था, तो कल कारखाने वहाँ लगेंगे क्योंकि मिनरल्स वहाँ ज़्यादा थे। तो ये प्लान किया गया था, डिज़ाइन करके ऐसी व्यवस्था की गई थी। 2000 में जब बिहार बना, बिहार और झारखंड अलग अलग हुआ, तो सोच की प्राथमिकता बदली है, लेकिन वो जो काम करने का ढांचा और तरीका है वो पूरी तरीके से नहीं बदल पाया। आज के दिन हमारे यहाँ इस राज्य में अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में कोई भी मिनरल हमारे पास नहीं है। एक पुराने शाहबाद के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कैमूर है या रोहतास है, उस एरिया में थोड़ी बहुत लाइमस्टोन है, लेकिन उस पर पर्यावरण का इतना बोझ है कि वहाँ से उसकी खनन नहीं हो सकती है। तो सीमेंट की कारखाने वहाँ 3-4 लग सकते थे, इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट लग सकता था। इसके अलावा जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो कृषि उत्पाद या मानवीय उत्पाद ही है, उसी के ऊपर आधारित हमारे उद्योग लगेगी। उद्योग लगने का एक कार्डिनल प्रिंसिपल, एकदम सही तरीका ये है कि उद्योग लगाते हैं जहां या तो कच्चा माल हो या बाजार हो, ये दो ही इस जगह पे उद्योग अच्छे तरीके से लगता है और सक्सेसफुल होता है। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल कच्चे माल को आप देखेंगे तो कृषि उत्पाद है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है, उस हिसाब से देखें तो कुछ भी लग सकता है, हर चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जेब खाली है, पर कैपिटा इनकम हमारे देश के हिसाब से 1/3 पर है, तो खरीदारी की हमारी जो मात्रा है वो निश्चित रूप से दूसरे राज्य देश के दूसरे भाग से बहुत कम है, 1/3 है हकीकत माने तो ये हमको अपने यहाँ पर जो हमारे प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाने की चेष्टा होनी चाहिए। कैसे बढ़ेगा? अभी हम केंद्रीय बजट को अगर ध्यान से देखें, केंद्रीय बजट में कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का सीधा मतलब ये होता है कि 1 रुपये का आप खर्च करते हैं तो 2.5 रुपये जीडीपी में बढ़ोतरी होता है, ऐसा माना जाता है। होता कितना है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माना जाता है। तो ये यहाँ भी राज्य सरकार को भी बजट का स्वरूप कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कैपेक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करेंगे तो हमारी स्टेट, ऐसे भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पहले स्टेट करती है, सरकार पहले इन्वेस्ट करती है, तब निजी क्षेत्र इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। ये फिर अर्थशास्त्री लोग मौजूद हैं, लेकिन चलिए मैं डीएन झा साहब के पास आऊंगा। डीएन झा जी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार, क्योंकि कोविड काल में ये बजट पेश हो रहा है और पूरे देश में, बिहार के मजदूर पूरे देश में है जो कोरोना काल में अपने प्रदेश वापस लौटा है। इनको रोजगार देना एक बड़ी चुनौती तो है ही, नए रोजगार को लेकर सरकार ने वादे भी किए थे, वो भी पूरा करना है, कैसे होगा? मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि रोजगार सृजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है और आगे भी बनी रहेगी। ये कोई समस्या हमारे राज्य की बात है वो नहीं है, पूरे देश की बात है और पूरी दुनिया की बात है। फर्क इतना ही है कि जैसे मेरे देश में या मेरे राज्य में जो बेरोजगारी होती है उसका स्वरूप और दुनिया के दूसरे विकसित देश में भी बेरोजगारी है, उसका स्वरूप में अंतर है। वहाँ काम रहते हुए मांग की कमी के कारण बेरोजगारी होती है, हमारे यहाँ काम नहीं है इसलिए बेरोजगार। अभी अध्यक्ष जी ने आपको एक बात बताया कि यहाँ डोमेस्टिक डिमांड की कमी है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट को लोग देखते हैं, गाड़ी आती है और जितनी डिमांड पटना में, बिहार में गाड़ी की यहाँ पर है, उससे तो नहीं लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड की कमी होनी चाहिए। चीज़ों की गुणवत्ता अगर रहे, सही मात्रा में उत्पादित हों और तो यहाँ मांग क्रिएट किया जा सकता। आसान नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय को जो 1/3 देश के राष्ट्रीय औसत से है उसको इतने शीघ्र करने में समय लगेगा। इसके लिए बिहार सरकार कई वर्षों से, इस बार कई मानक पूरे भी किए हैं कि विशेष दर्जा मिले, जिसके चलते थोड़ी इंडस्ट्री में छूट मिलेगी, हो सकता है अगर मिले, कुछ सुविधा दी जाए, कुछ टैक्स कंसेशंस हो तो इन्वेस्टमेंट होगा, रोजगार तो क्रिएट होगा एक ही बात से कि विनियोग बढ़ेगा। और जैसा कई लोगों ने कहा कि कैपिटल बजट जब तक नहीं बढ़ेगा, अभी सारा का सारा पैसा जो आमदनी है वो रेवेन्यू बजट पर खर्च होता जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हम किसी तरह से जो अपने काम में लगे हुए लोग हैं उनको जितनी आमदनी मेरी टैक्स हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, चलिए मैं लेके बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। थोड़ा इंतजार करते वापस आपके पास लौटूंगा मैं।
बिहार में नई सरकार का पहला बजट आज पेश होगा और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इसमें उम्मीद जताई कि यह बजट सबका साथ सबका विकास वाला होगा। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। बिहार का बजट बहुत ही संतुलित, आकर्षक, सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग के विकास में पूरे तौर पे एक नया आयाम जुड़ेगा और आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार के निर्माण में आज की बजट की भूमिका होगी। पथ निर्माण को लेकर सरकार इस बजट में क्या कुछ खास करने वाली है, इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। नितिन जी, किस तरह से देखा जाए इस बार का जो बजट होगा, क्या फोकस रहेगा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर देखें पथ निर्माण? देखिए, हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग के लिए कई जो हमारे पुराने बचे हुए कार्य हैं उन पर सबसे अधिक राशि खर्च होनी है। साथ ही साथ कई नई योजना जो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो भी शहर के बाहर से जो बाईपास बन सकता है उसको वैकल्पिक बाईपास के लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई है उसके लिए भी इस बार बजट में प्रावधान रहेगा। इधर बजट से पहले ही कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कोरोना, महंगाई, कृषि एंड लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही है। आज बजट है, देखते हैं बजट में क्या प्रावधान वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर टैक्स लिया जाता है विभिन्न मदों में लोगों से, तो आम जनता जो है वो बोझ के तले दब गया है, कर्जदार बनता गया है, खरीदार बन गया है। तो डेवलपमेंट के नाम पर जो एक बड़ा घालमेल है वो अगर इस बजट में फिर से रिफ्लेक्ट होगा तो स्वाभाविक है उन प्रावधानों का हम सब विरोध करेंगे। और एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करूंगा। रामलाल खेतान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जो काम 15 सालों में नहीं हुआ, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, रिसोर्स कैसे डेवलप होगा, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। देखिए, जो सामान बिहार में बनते हैं उनका खरीद सरकार करे, ऐसा एक बहुत बड़ा अच्छा कारण है। मैं आपको पिछला एग्जाम्पल बताता हूं कि सरकार ने लगभग जो इस साइकिल 20 लाख से ज्यादा साइकिल बांटी और बिहार में जो साइकिल के उद्योग थे, हमको लगता है कि उनसे शायद एक भी साइकिल नहीं खरीदी गई। तो अगर उनसे वो साइकिल खरीदी जाती, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एक उद्योग के पीछे 20 उद्योग लगते हैं। तो इस तरह की सिर्फ नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है, और जो पिछली नीतियों में कमी रह गई है, जो आज तक लोगों को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतियों में बदलाव होना चाहिए और इस बार यही उम्मीद है कि नीतियों में बदलाव होगा। राजू मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। सरकार आय कैसे बढ़ाएगी अपनी, क्या कर का बोझ जो है वो बढ़ेगा आम जनता पर? देखिए, ये मैं बार बार कहता भी हूं कि ऐसा नहीं है कि कर का बोझ बढ़ा देने से ही राज्य सरकार की आमदनी बढ़ती है। एक मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, मैं बार बार ये देता भी हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने अभी जब कोविड-19 का सिचुएशन था, तब इन्होंने जो मकान रजिस्ट्री का जो टैक्स होता है उसको कम किया था, और वो एक एक्सपेरिमेंट था। तो उससे ऐसा लगा था कि राजस्व में कमी आएगी महाराष्ट्र सरकार की, लेकिन मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दे दे। सरकार की राजस्व में वृद्धि हुई, टैक्स कम किया गया तो राजस्व में वृद्धि हुई। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्ट स्थिति बिहार की क्या है, बस 1 मिनट में। बिहार, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया था कि लगभग इस बार एक्सपेक्टेड है 30,000 करोड़ रुपया एज अ टैक्स कलेक्शन, लेकिन जो पहले का जो ये लोन लिया गया है, वो जो डेट सर्विसिंग है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपया 2020-21 के बजट में ही डाला गया था, जिसमें 11,000 करोड़ रुपया एज अ सूद देना था ऋण का जो लिया गया, और बाकी सर्विस में देना था, यानी 20,000 करोड़ रुपया। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, किसके मद में कितना पैसा गया और कैसे सरकार अपना आईना जो है वो दिखाएगी, कैसे 1 साल का बिहार का विकास होगा वो बताएगी, वो भी तय हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए, और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।